तेरी औकात क्या है? कभी तो बोला होगा किसी ने। उसे याद कर, अंदर सुलगने दे और पागल बन के मेहनत कर। साला बड़े से बड़ा चैलेंज भी तेरे सामने सिर झुकाएगा। मेरा यकीन करना यार, जिस दिन पागलपन सवार होगा ना तेरे अंदर, तू अपनी औकात से भी ज्यादा कर जाएगा। फिर अंदर खुशी होगी, आंखों में नमी होगी, टेंशन की कोई बात नहीं होगी। और उस दिन तेरी औकात का कोई अंदाजा लगा पाए, उतनी किसी की औकात नहीं होगी। जय हिंद दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई क्लर्क का जो मेंस होगा, जो 2021 में मेंस होएगा, या जो अपकमिंग जितने भी मेंस होंगे। अगर एक चीज बोला जाता है ना कि अगर आपने कायदे से एक बार मेंस की प्रिपरेशन कर लिया, जैसे कि मैंने एक वीडियो प्रीलिम्स के लिए बनाया था, तो ये मेंस के लिए डेडिकेटेड रहेगा। तो आपको मेंस में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा, बस करंट अफेयर्स को अपडेट करना रहेगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस को पॉलिश करनी रहेगी अगर पीओ मेंस दे रहे हो तो। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना रहेगा, कायदे से करना है। एक बार इसी से कहा जाता है ना, 3-4-5 महीने एक बार मेहनत से पढ़ लो, चीजें आगे पॉसिबल होती नजर आ जाती है। ठीक है, तो इसी मैंने यहाँ पर थंबनेल पे आपको दिखा भी रहा होगा कि मैंने लिख भी दिया, ये वीडियो उनके लिए जो श्योर है कि उनका प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि मैं इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस को लेकर साथ में नहीं बताऊंगा, खाली मेंस का बताऊंगा। क्योंकि प्रीलिम्स की प्रैक्टिस अगर थोड़ी बहुत भी कर लेते हो, देन वो चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जितने लोग श्योर रहते हो, चाहे कट ऑफ 70 जाती है, चाहे 80 जाती है, चाहे 85 जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें बात करेंगे फुल स्ट्रेटेजी की, प्लानिंग वीडियो की और डेली रूटीन की, इंक्लूडिंग आपके मॉक प्लानर, मॉक किस तरह से आप कैसे देंगे। एक वे रहेगा, एक रास्ता रहेगा, आप लोग इसके देखकर अपना ओन तरीका बना सकते हो और उसे फॉलो कर सकते हो। रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, शुरू कर लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? हम लोग बात कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस की, तो इस क्लर्क मेंस का पैटर्न यही रहता है भाई। मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहते हैं, 45 मिनट टाइम मिलता है। स्कोरिंग सेक्शन है, आप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, यहीं पे बता दे रहा हूँ, क्या अरिथमेटिक अगर मेरी स्ट्रांग नहीं है तो क्या मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, जरूरी नहीं है अरिथमेटिक स्ट्रांग होना मेंस में। ठीक है, अब तुमने अरिथमेटिक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, तुम्हारी अरिथमेटिक मान लो उतनी स्ट्रांग नहीं है, वही फोकस तुम अपने जीए और इंग्लिश पे लेके आ जाओ। समझ में आया ना मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है भाई, ओवरऑल कट ऑफ है खाली, इस बात दिमाग में रखिएगा। जो रीजनिंग होती है 50 क्वेश्चन होती है, 60 मार्क्स की, 45 मिनट्स रहता है। स्कोरिंग सेक्शन अगेन है। जीए मोस्ट स्कोरिंग है आपकी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 35 मिनट्स मिलते हैं। और इंग्लिश जो रहता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 35 मिनट मिलते हैं। तो सारे सेक्शन लगभग स्कोरिंग रहते हैं। आप हर जगह पर थोड़ा बहुत स्कोर कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप अगर कोई सेक्शन आपका खराब है तो दूसरे सेक्शन में आप अपना स्ट्रॉन्ग बना के कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एग्जाम। आपका किस पैटर्न पे होता है, कैसा होता है, प्रीवियस ट्रेंड के बेसिस पे ये है। सीक्वेंस किसी को नहीं पता रहता, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 करके दिया रहता है। ठीक है, और आपका एसबीआई क्लर्क की बात करें अगर हम लोग, तो क्लर्क में खाली मेंस होता है। एलपीटी उन्हीं का होता है जिन्होंने 10th में आपका हिंदी या जो भी आपकी वहाँ की लैंग्वेज है उसको पढ़ा नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो आपका एलपीटी नहीं होता, आप क्वालिफाई कर जाते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहता। ठीक है, अब देखिए मॉक को एनालिसिस कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ से बता रहा हूँ, 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में है, 50 आपके रीजनिंग में है और 50 आपके जीए में है, 50 इंग्लिश में है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं मॉक प्लानर में, एनालिसिस में, 50 क्वेश्चन जो आपका मैथ का है, 50 में से मान लो 50 में से उनके मान लो 30 सही हो गए। जो 20 सही नहीं हुए रहते हैं उन्हीं को खाली देखते हैं। जबकि आपको यहाँ पर भी देखना है कि भाई मैंने टाइम कहीं ज्यादा नहीं लिया है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने कहीं गलत अप्रोच नहीं यूज कर लिया। बहुत बार बोलते आ रहा हूँ भाई, 2-3 साल से ये चीज बोल रहा हूँ कि इस तरह से मॉक को एनालिसिस करना है आपको। ये चीज आप तो समझ लीजिए ना कि क्यों बोल रहा हूँ, आप करके देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लो क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में आप मान लो आपको आता नहीं है, परमुटेशन से क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं बहुत लोगों को टफ ही लगता है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी बहुत टफ लगती है, या आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। मान लो इससे आगे क्वेश्चन, आपको ये चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है, तब इसको स्किप कर सकते हो कि आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है, आपको आते ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो एनालिसिस में। लेकिन आपका ये फर्ज बनता है कि इस चैप्टर को जाके थोड़ा बहुत बेसिक्स हल्के फुल्के सीख लो, ताकि छोटे मोटे क्वेश्चन तो आराम से हो जाए। क्योंकि मेंस में आपने क्या देखा होगा, जो चैप्टर हमें आते नहीं उनसे कभी कभी इतने आसान इजी क्वेश्चंस रहते हैं और हमें वो इजी क्वेश्चन भी हमसे नहीं बनते, 1 मार्क्स का फालतू में फोकट में चला जाता है। तो आप बेसिक्स तो आने चाहिए। जैसे अरिथमेटिक मान लो आपको नहीं आता, हाई लेवल अरिथमेटिक बनाने नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, डीआई करके निकालना तुम, लेकिन बेसिक्स आने चाहिए आपको सारे चैप्टर्स के। अभी टाइम है, मौका है, आप उसको सीख लीजिए। तो आपको क्या करना है, जो 190 आउट ऑफ 190 क्वेश्चन है ना, इंक्लूडिंग जीए क्वेश्चन 2, इन सबको आपको रिवीजन करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। तो इससे क्या होगा, आपका एक बेस बनेगा कि भाई हाँ, जो ये रिवीजन करना रहेगा ना, या आप जब एग्जामिनेशन देंगे देन आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने बोला था रिवीजन करने के लिए। और एक छोटी सी और चीज आप लोग इसमें करना, जैसे मॉक जब देते हो ना, जब मॉक देते हो तो एक चीज, जैसे कि मैं जो शीट मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा 1.5-2 साल पहले वाली, जो मैं वीडियोस बनाता था उसमें प्लेन शीट रहती थी, उसमें लाइनिंग नहीं रहती थी।
और मैं उसे प्रैक्टिस भी करता हूँ हमेशा, ठीक है। प्लेन शीट, उसमें लाइनिंग ऐसे ऐसे नहीं रहती है, प्लेन शीट रहती है। तो आप लोग प्लेन शीट पे मॉक टेस्ट देना, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जब आप मान लो डीआई सॉल्व कर रहे हो, पजल सॉल्व कर रहे हो, तो एग्जाम टाइप का फीलिंग आपको आएगा कि हाँ, क्योंकि एग्जाम में कैसे मिलता है, लाइन वाली आपके कॉपीज तो मिलती नहीं है, लाइन वाले पेजेस तो मिलते नहीं है, प्लेन शीट मिलती है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस मेरे देखे होंगे 1.5-2 साल पहले वाले, तो वैसे ही आपके पेजेस आपको लेने हैं। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम में, बहुत ज्यादा मतलब आप हैबिचुअल हो जाओगे। और एक छोटी सी और एक चीज है क्या, कि मान लो जैसे मैं 3 रुपए वाले पेन से लिखता हूँ, भाई मेरे सामने भी पड़ी हुई है, तो आप भी इसी तरह से जिस पेन से लिखते हो ना, जिस उसी पेन से एग्जाम में भी जाके करना, क्योंकि वो हाथ सेट हो जाता है। समझ में रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश क्या कह रहा हूँ। तो आपका हाथ जब सेट हो जाएगा तो आप कंफर्टेबल रहोगे एग्जाम में। ये नहीं कि भाई हाथ ही नहीं चल रही है, पेन ही स्मूथ नहीं चल रही है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं ना, तो ये सब नहीं रहेगा। उससे 1-2 मिनट भी अगर आपको प्लस मिल गया, आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे। समझे ना, छोटी छोटी बातें थी, सोचा बता दूं। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपका एनालिसिस करना है, और किस तरह से एनालिसिस करना है ये भी बता दिया है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अभी इसी पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसमें शॉर्ट में बताया। आप देखते हैं कैलकुलेशन स्पीड। मेंस में आपके रीजनिंग के लिए कह लो, या तो स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड टॉप नॉच होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, वही सब कुछ करना है आपको। टेबल्स थोड़े बहुत याद होनी चाहिए भाई, टेबल्स याद कर लो, कम से कम 30-40 तक तो याद ही कर लो टेबल्स। अगर 50 तक याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, कि यूज पड़ेगा आपको, ठीक है। स्क्वायर्स याद कर लो, स्क्वायर्स कहां तक याद कर लो, 1 से लेके 50 तक याद कर लो, और 50 से लेके 100 तक जो होते हैं प्राइम नंबर जो होते हैं, यहाँ प्राइम नंबर जो होते हैं उनके स्क्वायर्स याद कर लो। लाइक मैंने बोल दिया 53, 59, तो इसका स्क्वायर याद होना चाहिए। अब क्यूब से आपको याद कर लेने हैं, क्यूब्स क्या करने हैं, 1 से 30 तक याद कर ले रहे हैं, और 30 से 50 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उसके आपके प्राइम नंबर्स के क्यूब याद कर लेना है। गॉट इट। अब परसेंटेज वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, परसेंटेज वैल्यू को क्या करनी है, चार्ट बनाओ, अपने आगे जहां भी पढ़ते हो वहां पर चिपका लो, ठीक है, और उसको देखते रहो, अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक। परसेंटेज जो वैल्यू होती है। अब इसके बाद अपनी एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, जो मैक्सिमम लोग करते नहीं हो, मल्टीप्लिकेशन करनी है। बार बार मैंने चीज बताया मैंने, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको, कैसे करनी है, 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट वाले, ठीक है, और एक 4 डिजिट वाले। एग्जाम्पल के फॉर्म में 97 इंटू 98, यहाँ पर 598 इंटू 349, ये 3 डिजिट हो गया। 4 डिजिट का क्या होता है, 5468 मल्टीप्लाइड बाई 6972, ठीक है। ये इस तरह के मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों को मिला के करीब अराउंड 20 मल्टीप्लिकेशन आपको डेली बेसिस पे करनी है। इससे आपकी स्पीड एनहांस होगी, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज आपको करना है कुछ भी करके कैलकुलेशन स्पीड के लिए भाई। अब इसमें मैंने डिटेल में बताया था प्रीलिम्स वाले में, इसमें जरा कुछ अब नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए आपके 4 सेक्शन होते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्वांट की, ठीक है। क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में देखो जो आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे ना, यही चीज आती है, इंक्लूडिंग अरिथमेटिक। 1 मिनट कलर चेंज करने दो मुझे भाई। इंक्लूडिंग आपकी क्या होती है, अरिथमेटिक होती है ना, अरिथमेटिक भी आपकी इसमें रहती है, ठीक। अरिथमेटिक भी रहती है। तो आपको क्या करना है, देखो पहला चीज नंबर सीरीज आपकी आती है, नंबर सीरीज प्रीलिम्स टाइप करनी है तो न्यू टाइप वाले आते हैं। लेकिन कभी कभी क्लरिकल के मेंस में आपके नंबर सीरीज जो प्रीलिम्स में जैसी आती है उससे थोड़ा अच्छा दे देता है। लाइक आपको लॉजिक क्रैक करने में टाइम लगता है, वैसे टाइप का दे देता है ना, ये पॉसिबिलिटीज रहती हैं। क्वाड्रेटिक आपकी न्यू टाइप की देखने को मिलती है, इक्वलिटीज न्यू टाइप की मिलती है, डाटा सफिशिएंसी 3 स्टेटमेंट वाले या 4 स्टेटमेंट वाले पीओ में देखने को मिल जाते हैं। ये चीज तो आपको आती है, प्लस अरिथमेटिक आती है, प्लस आपका रहता है डीआई पोर्शन। यही रहता है मेंस का पोर्शन आपके मैथ्स में, और कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो चीज आती है ना, इसको आपको जो सेक्शनल टेस्ट रहती है, जो सेक्शनल टेस्ट आपको मिलता है आपके मॉक में, ठीक है, या आपके इतने सारे पीडीएफ सर्कुलेट होते रहते हैं न्यू टाइप के क्वेश्चंस के, या आपके जो फालतू के मॉक टेस्ट हैं, मान लो एसबीआई क्लर्क मेंस दे रहे हो, इसके अलावा जितने भी आपके पास मॉक रहेंगे वो फालतू रहेंगे, उनको सबमिट करके वहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। समझ गए, ये टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे। और एक आते हैं आपके मैथ में आते हैं न्यू टाइप के क्वेश्चन। न्यू टाइप मतलब कुछ होता नहीं है, न्यू टाइप मतलब वही सब कुछ। अब बताओ, ये मान लो मैं कहता हूं आप स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो वहां पर प्लस माइनस यही ना करो कि उसकी स्पीड को, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं ना बदल रहा है भाई। अब न्यू टाइप में क्या करेगा, परसेंटेज की वैल्यू से डिनोट कर देगा अप स्ट्रीम को, और एट द रेट से कर देगा डाउन स्ट्रीम को डिनोट किया। एट द रेट है एक्स, एट द रेट का मीन डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पर बताओ क्या हो रहा, तो यही ना होगा। तो न्यू टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वहां पर कुछ अलग नहीं रहता है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा अलग कर देता है और कुछ नहीं, ठीक। तो आपको न्यू कॉन्सेप्ट आपको अच्छे रहने रखने हैं। दूसरा, आपको इन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तीसरा आना डीआई पर, डेली बेसिस पे मेंस की जो डीआई आपकी सॉल्व होनी चाहिए, 3 से लेके 5 डीआई तक सॉल्व करनी है। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी इंसान हो, टाइम नहीं मिलता, तो 3 डीआई करीबन सॉल्व करो डेली बेसिस पे। अगर आपके पास टाइम ही टाइम है, खाली टाइप के बैठे हो, पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है मेरे भाई, आपके घर वालों ने छूट दे रखा है, तो आप 5 डीआई मेंस की डेली बेसिस सॉल्व करें। हैबिट में ला लीजिए,
अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, आपका डीआई का जो फोबिया है वो खत्म हो जाएगा। और कई लोग पूछते हो कि डीआई करने के लिए क्या अरिथमेटिक का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है? नहीं मेरे भाई, मैंने शुरू में बोला बेसिक्स सही होने जरूरी है। अगर आपने सारे चैप्टर के बेसिक्स क्लियर कर लिए या लिमिटेड चैप्टर के बेसिक्स क्लियर कर लिए, एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता ही नहीं, प्रोबेबिलिटी आती नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, उससे रिलेटेड बहुत कम डीआई आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और आता भी तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही लेंदी टाइप का पूछ लिया। अरे मान लो आपके पास 50 क्वेश्चन क्वांट में है, उनमें से अगर तुमने 2 से 3 डीआई भी क्रैक कर दिया, 1 से 2 डीआई भी क्रैक कर दिया, तुम्हारा बहुत अच्छा खासा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या करना है आपको, डीआई इतने प्रैक्टिस करनी है और उसमें वैरायटी होनी चाहिए। चैप्टर बेस्ड डीआई भी करनी है आपको, मिसिंग डीआई भी करनी है, कैसलेट भी करनी है। ये आप देख लेना कितनी करनी है। अगर आप 3 करते हो तो एक एक तीनों कर लो, 5 करते हो तो 2 इसको कर लो, 2 इसको कर लो, 1 इसको कर लो, ठीक है। अब इसके बाद एक काम बचता है आपके पास, अरिथमेटिक को अच्छा करना। मान लो अरिथमेटिक, अब आपको लगता है कि नहीं भाई, ये मुझे तो अरिथमेटिक भी अच्छा करना है, मुझे क्वांट पे अच्छे से अच्छे नंबर लेके आने हैं क्योंकि मैं और भी सब्जेक्ट को पढ़ सकता हूं। तो आपको क्या करना है, अरिथमेटिक के लिए टाइम देना है डेली बेसिस पे। अरिथमेटिक के लिए कम से कम 1 घंटे या आपको 1.5 आवर्स, मतलब 1 से 1.5 घंटे आपको कम से कम टाइम देने हैं और सीखना है। जैसे मान लो आपको अरिथमेटिक थोड़ी बहुत आती है, एग्जांपल ले लेता हूं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का, ये आपको आती है, लेकिन इसको और अच्छा करना है तो इसको और अच्छा करने के लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना रहेगा। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हो, क्वांटम कैट सॉल्व कर लो, या इतने सारे पीडीएफ हैं भाई वहां से सॉल्व कर लो, या आपके पास जो मैंने बोला सेक्शनल टेस्ट है वहां से क्वेश्चंस ले सकते हो, या आपके जो फालतू के मॉक हैं उसको सबमिट करके वहां से क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है। बस क्या है, जरूरी क्या है अरिथमेटिक में, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है उसको अप्लाई करने आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं आती, शॉर्ट ट्रिक काम में बिल्कुल भी नहीं आती। शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे भागिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत बार बता चुका हूं कि क्या होता है। तो क्वांट में आपको मिला के डेली बेसिस पे मेंस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, मिनिमम आपको जो टाइम देना है क्वांट के लिए 3 आवर्स टाइम आपको डेली बेसिस पे देना है, ठीक है। अगर आपकी क्वांट अच्छी है तो आप 2 आवर्स भी दे सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्वांट किस तरह की। अगर आपकी क्वांट वीक है, वीक कैटेगरी में, तो कम से कम 3 घंटे टाइम दो और भागो मत क्वांट से। भागोगे तो तुम्हें ये टफ लगेगा। याद रखो, जिस चीज से हम लोग भागते हैं ना, दूर जाते हैं, वही चीज हमें सबसे ज्यादा टफ लगनी शुरू हो जाती है। तो भागिए मत, इसको करने की कोशिश करिए। डेली बेसिस पे आप हैबिट बना लो, जैसे पजल्स करने की हैबिट है आपकी, वैसे ही आपकी डीआई करने की 3 से 5 डीआई मिनिमम करने की आपकी हैबिट होनी चाहिए, मेंस ओरिएंटेड, ठीक है। ये आपकी डेली हैबिट होनी चाहिए। इसलिए मैंने वीकली मॉक देने के लिए कहा, ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, ये जरूरी है करना। खाली मॉक सबमिट करके मॉक को प्रैक्टिस करके नहीं कर लोगे ना, लेकिन मॉक से ही करना है। सबसे बेस्ट जो सोर्स होता है आपका, बेस्ट सोर्स जो होता है ना, बहुत सारे लोग पूछते रहते हो, ये मॉक होता है। जो ईयरली मॉक लेते हो ना, इतनी सारी चीज उसमें पड़ी रहती है, सेक्शनल टेस्ट, इतने सारे आपके मेंस के मॉक टेस्ट पड़े हुए, इतने सारे आपके सेक्शनल टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, तो उनको यूज करिए, ठीक है। तभी ना चीजें होंगी। वो क्या करने के लिए दिया जाता है, बहुत कम ही लोग इसको यूज करते हैं, बहुत कम लोग। तो क्वांट में समझ में आगे क्या करना है। अब आप बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या करना है आपको, रीजनिंग में देखो यही चीज आती है, इसके अलावा कुछ ज्यादा कुछ आता नहीं भाई। पहला डाटा सफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है, सिलॉक्स देखने को मिलती है, इनइक्वालिटीज न्यू टाइप की देखने को मिलती है, रिवर्स सिलॉक्स यहाँ भी रहता है। डाटा सफिशिएंसी में अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, 3 स्टेटमेंट वाले। कोडिंग डिकोडिंग न्यू टाइप का रहता है। डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, लंबे चौड़े दे देते हैं, मतलब 5-6 लाइन में दे दिया और उसमें 1-2 क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी तो 3-3 क्वेश्चन मिल जाता है। बड़ा रिलेशन से अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं प्रीलिम्स वाले, कोई दिक्कत नहीं होने वाला ब्लड रिलेशन वगैरह में। दादा दादी में कंफ्यूज मत हो जाना। मशीन इनपुट आउटपुट के आपके न्यू पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये आपका मिसलेनियस पोर्शन रहता है रीजनिंग का, इसी में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरा रहता है आपका पजल सेक्शन रहता है, जिसमें आपके अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं, पहले फ्लोर से सर्कुलर, लीनियर, पैरेलल, जिसमें आपके 2-3 वेरिएबल कम से कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। पजल्स में भी आपके 2 से 3 या 4-4 वेरिएबल देखने को मिल जाते हैं पीओ में, ठीक है। क्लर्क में आपके 2 से 3 वेरिएबल मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। अगर बहुत टफ पजल है भाई, उसमें 4 शायद ही देखने को मिल जाए आपके क्लरिकल मेंस में, ठीक है। मैट्रिक्स बेसिस पजल बहुत कम देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स पजल भी बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको। डायरेक्शन सेंस पजल आपके रहते हैं, जैसे 4 से 5 डायरेक्शन दे दिया जाए, उसमें इस टाइप वाला। क्लर्क में एक बार मैंने देखा था, उसके बाद से मैंने देखा नहीं अभी तक। क्रिटिकल रीजनिंग भी बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो क्या करना है आपको, ये जो मिसलेनियस पोर्शन जितना मैंने लिखा हुआ है ना, इनमें से क्या करना है भाई, अपने हिसाब से आप डेली बेसिस पे टारगेट बनाओ कि मुझे न्यू टाइप का जो डाटा सफिशिएंसी है, सिलॉक्स है, इनइक्वालिटीज है, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट आउटपुट, इनके क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने हैं। जैसे एग्जांपल के बाद में आज तुमने डाटा सफिशिएंसी कुछ क्वेश्चन ले लिए, तो उसको प्रैक्टिस कर डालो ताकि तुम्हारी स्पीड बनी रहे, ठीक है। और इसके लिए तो आप दूसरा काम कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट जो होता है उसको दे सकते हो, या पीडीएफ इतने सारे आपके टेलीग्राम पे सर्कुलेट होते रहते हैं, वहां से ले सकते हो क्वेश्चन। समझ में है ना। अब बैठ के इकट्ठा मत करने लग जाना कि डाटा सफिशिएंसी 5000 क्वेश्चन मुझे इकट्ठा करना है। भाई 100 क्वेश्चन एनफ है तुम्हारे लिए, ठीक है। 200 क्वेश्चन एनफ है तुम्हारे, मिल गए, सॉल्व कर डालो पहले उसको, ठीक है।
तो एक सॉल्व करना है आपको। अब दूसरा क्या करना है, आपको पजल सेक्शन में आना है। मेंस की पजल्स आपको वही जो पजल आपके डीआई के लिए मैंने बोला वही चीज, 3 से 5 आपको पजल्स आपको डेली बेसिस पे करना है। बहुत बिजी इंसान है, जॉब करते हैं आप, तो 3 पजल आप मेंस की डेली बेसिस पे करेंगे। अगर आप घर पे रहते हैं खाली पढ़ना है और कुछ करना नहीं, तो 5 पजल आप डेली बेसिस पे करेंगे। ठीक है, ये आपकी होनी चाहिए भाई। ठीक है, चाहे आपको 1 घंटे लगे चाहे 2 घंटे लगे, बनाने का मन करे या ना करे, बनाओ बैठ के। ठीक है, शुरू में टाइम दो जरा, टाइम मतलब जैसे मैंने पीछे एक चीज बताया नहीं, डीआई या पजल दोनों के लिए, मान लो एक डीआई आपकी है या एक पजल है, दोनों में से कोई भी, ये आपको एग्जाम में जो करना चाहिए 10 मिनट में या 12 मिनट या 15 मिनट में करना चाहिए, तो घर पे इसका डबल टाइम आपको देना है, 20 मिनट या 25 मिनट अपने आपको टाइम देना है। समझ में आया? ये चीज आपको करना है डीआई में भी और पजल्स में भी। ठीक, ये आपका लगना चाहिए। मान लो कितना भी टाइम लग जाए, 1 से 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए आपको 5 पजल बनाने में, बनाओ। समझ में आया? तब दिमाग खुलेगा। एग्जाम में जाके हम लोग पजल्स नहीं करते मेंस में, लेकिन आप घर पे क्यों करना जरूरी है, ताकि आपका जो थिंकिंग पावर है ना वो डेवलप हो, वो ताकि आप समझ सको कि ये पजल मेरे से एग्जाम में नहीं बनेगा, देख के ही लग जाए कि हाँ ये पहले नहीं बनाने वाला है, क्योंकि ये बनेगा नहीं मेरे से। पहले मैं मिसलेनियस पोर्शन कर लिया, क्रिटिकल रीजनिंग कर लिया, पजल्स पे आते हैं, जो पजल मेरे से डुएबल लगेगा वो मैं करूंगा ही करूंगी। समझ में आया? तो इसलिए घर पे करना जरूरी है, ताकि आप समझ सकें कि कौन सा पजल आपको छोड़ना है, कौन सा करना है। ठीक है, और आपका थोड़ा सा डेवलप भी होना चाहिए ना, आईक्यू वगैरह डेवलप होना चाहिए, वो जरूरी होता है पजल करने से। तो आपको ये करना है। और दूसरा, आपकी डाटा सफिशिएंसी, जितने भी मिसलेनियस पोर्शन है, इनमें आपको डेली बेसिस पे सभी सेक्शन को मिला के अराउंड 30 से 40 क्वेश्चन या सेक्शनल टेस्ट ही एक दे लो, जिसमें आपके मिसलेनियस पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रहे, जैसे डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड दे लो, सिलॉक्स से दे लो, या आप पे डिपेंड करेगा, इनइक्वालिटीज से रिलेटेड दे लो, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड दे लो, डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड दे लो, ब्लड रिलेशन से दे लो। ठीक है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, आप मेंस की तभी तैयारी कर रहे हो अच्छे से, भाई सीख लो अच्छे से तभी देना। अगर आपने एक छोटी सी कमी अपने अंदर छोड़ा ना, तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा ना, एक जहाज है, उसमें एक छोटा सा छेद है ना, वहां से पानी यहाँ पर अंदर जाता ही रहेगा, और जाते जाते उस जहाज जितने बड़े जहाज को डुबा देगा। तो वही है, एक छोटी सी गलती आपके पूरे सपने को चकनाचूर कर देगी, इसलिए छोटी सी गलती मत करिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग की। क्रिटिकल रीजनिंग में मेनली यही आपके आते हैं एग्जामिनेशन में, बैंकिंग में। स्टेटमेंट आर्गुमेंट क्या आते हैं, कॉज एंड इफेक्ट का आता है, स्टेटमेंट अजम्पशन आते हैं, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ आता है। ठीक है, इतना आता है। तो इतने के लिए क्या करना है आपको, डेली बेसिस पे अराउंड 5 से 10 क्वेश्चन आपको किससे के करने हैं, आपके क्रिटिकल रीजनिंग के करने हैं, क्रिटिकल या लॉजिकल, ज्यादा नहीं करना है भाई, 5 से 10 क्वेश्चन मोर देन एनफ है। अगर आप बहुत बिजी इंसान हो, फिर से बोलता हूं 5 क्वेश्चन, अगर आप घर पे रहते हो कोई काम नहीं है 10 क्वेश्चन करना, ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और डिसीजन में जितने भी आपकी ये लॉजिकल रीजनिंग है ना भाई, ये कोई सिखा नहीं सकता आपको। जितने भी यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे ना कि ये है वो है वो ना, कुछ नहीं है। जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे, इसमें खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे, खुद सोचोगे नहीं कि स्टेटमेंट आर्गुमेंट मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, तब तक तुम्हें कोई भगवान भी आ जाएंगे ना, वो भी नहीं सिखा पाएंगे भाई। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट जब तक खुद नहीं सोचोगे, सेम ऐसे ही स्टेटमेंट अजम्पशन जब तक खुद बैठ के करोगे नहीं ना, नहीं होने वाला मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझिए। कितने भी वीडियोस देख डालो, नहीं होगा, खुद बैठ के सोचो। अब मैं तुमसे ये बोलता हूँ भाई, तुम्हें मार्केट जाना है, एग्जांपल छोटा सा लेता हूँ, मान लो ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन ले लेता हूँ, तुम्हें मार्केट जाना है, तुम्हारे पास 50 रुपए है, तुम्हें कोई सामान 100 रुपए मिल रहा है, तुम क्या इस सामान को लोगे? अब तुम ये वीडियो जाके देखो तो तुम्हारा कॉमन सेंस कहाँ गया? लॉजिकल रीजनिंग का मतलब यही होता है, तो इसे खुद प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत बेस के लिए देख लो, जैसे होता नहीं कि हाँ कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, देख लो 1-2-4 वीडियो, इतने सारे वीडियो पड़े फ्री में यूट्यूब पर ना, लेकिन उसके बाद खुद प्रैक्टिस करो भाई। जब तक खुद नहीं करोगे नहीं होने वाला। सेम ऐसे यहाँ पर, जब तक डीआई और डीआई आपके पजल्स मेंस के या प्रीलिम्स के रहे भाई, जब तक खुद नहीं करोगे ना, नहीं होने वाला। तुम्हारा अप्रोच जो खुद का ओन अप्रोच होता है वो डेवलप नहीं होगा, कितना भी कोई भी कुछ भी करा देगा। ठीक है, एक बुक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अरुण शर्मा की, बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ, टीएमएच पब्लिकेशन की। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके हैं लॉजिकल रीजनिंग वाली, तो उसको कर सकते हो अगर आपको करना हो, नहीं तो पीडीएफ वगैरह इतने सारे तो मिल ही जाते हैं, तो कोई जरूरत भी नहीं है बुक की। आप लोग जैसा भी कंफर्टेबल समझिए, इतना करना है आपको। ये करने में देखो अराउंड मैं समझ रहा हूँ 1.5 से 1.25-2 घंटे, लगभग 1.5 घंटे मान लेते हैं आपको पजल्स करने में, 90 से 100 मिनट लग जाएगा। और आपको ये जो मिसलेनियस पोर्शन रहेगा, इसको करने में आपको जो लग जाएगा अराउंड 1 घंटे लग जाएगा, और जो आपके क्रिटिकल रीजनिंग रहेंगे उसको भी आधे घंटे लग जाएंगे। मतलब 3 घंटे अराउंड आपको जो मान लेते हैं आपको रीजनिंग सेक्शन में भी देने हैं मेंस के। ठीक है, डेली बेसिस पे इतना देना है, क्योंकि एनालिसिस भी तो करोगे, अभी बताऊंगा शेड्यूल कैसे करोगे आप इसको। ठीक है, अगला सेक्शन आते हैं आपका इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश देखो कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है इंग्लिश में, देखिए क्या करना है आपको। पहला चीज, इंग्लिश में आपको डेली बेसिस देखो, रीडिंग वगैरह करते रहो भाई, बहुत रीडिंग कर रहे हो ना, जो मन करो करो, रीडिंग के लिए मैं नहीं बोलूंगा आप। ठीक है, बहुत बोल चुका हूँ, अब जो करना है आपको वही बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, पहला चीज आपको क्या करना, आरसी मेंस की, भाई मेंस की है तो मेंस की करना, प्रीलिम्स की बात करना। ठीक है,
मेंस की आपको आरसी करीबन 3 से 5 आरसी आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करनी है। अगर आप बहुत बिजी इंसान हो भाई 2 आरसी मिनिमम सॉल्व करना, ठीक है। 3 से 5 आरसी करनी है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख लेना, विथ क्वेश्चंस रहनी चाहिए, विथ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लो एक आरसी आपने लिया जिसमें आपको एग्जाम में आपके 5 से 7 मिनट में आपका वो आरसी एग्जाम में सॉल्व होना चाहिए। घर पे आप क्या करो, 10 से 15 मिनट का टाइम दो इसको, ठीक है। डबल टाइम शुरू में दो, तो इससे क्या होगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी, रीडिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ेगी। आप क्वेश्चन जब धीरे धीरे सही होंगे तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करना है, 3 से 5 आवर्स को डेली बेसिस पे सॉल्व करना है, और ये करने में चाहे आपको 1 घंटे लगे चाहे 1.5 आवर्स लगे, ये आपको करना है कुछ भी करके। इसके बाद बचता है रीडिंग के बाद मिसलेनियस पोर्शन बचती है आपकी आरसी के बाद। तो मिसलेनियस पोर्शन को आपको 1 घंटा आपको देना है, जैसे फिलर्स हो गए, डबल ट्रिपल फिलर्स हो गए, मैच द कॉलम्स हो गए, जैसे ABCDE करके आता है ना, तो ये मिसलेनियस पोर्शन जितने सारे हैं इसको 1 घंटा देना है। और ये क्या करना है, क्विजेस सॉल्व करनी है, या आपको क्या करना है, क्विजेस सॉल्व करने के अलावा जो आपके पास सेक्शनल टेस्ट रहते हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। और जो मान लो इनके ये भी खत्म हो गए तो इसके बाद जो फालतू के मॉक बचे हुए हैं उनको सबमिट करके वहां से प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रहा है मैं क्या 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 कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश में बस इतना ही करना है भाई, ये चीजें आप इंग्लिश में करिए, मोर देन एनफ है। और ये करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे या 2.5 घंटे आपको लगभग टाइम लगेगा, ठीक है। ये तो हो गया टाइम आपका इंग्लिश के लिए। अराउंड 3-3 घंटे आप टाइम दीजिएगा तीनों सब्जेक्ट पे। मान लो किसी सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो वहां टाइम रिड्यूस करके जो सबसे वीक सब्जेक्ट है वहां पर टाइम अपना लगा सकते हो, ठीक है। अब आप अगला बात कर लेते हैं। देखो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के लिए जो रीडिंग रहेगी ना, रीडिंग के लिए मैंने बार बार बोला हुआ है, रीडिंग के लिए मान लो ये तो इंग्लिश के लिए आपने कर लिया जो एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। अब कोई PhD नहीं करना, आप यूपीएससी और PSC के एस्पिरेंट नहीं हो कि आप बैठ के द हिंदू पढ़ोगे, कंपलसरी नहीं है भैया द हिंदू पढ़ना, ठीक है। आप सॉल्व करिए, टेक्निक समझिए कि कैसे आपकी आरसी सही होगी, क्योंकि रीडिंग बेस पे ही सब कुछ रहता है। तो आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना समझ ही नहीं पाओगे। अदर का ओपिनियन पूछ लिया कि हाँ ये कैसे कनेक्ट कर रहा है, जो पैसेज आपका स्टैंडर्ड 1 है स्टैंडर्ड 2 से कैसे कनेक्ट कर रहा है, मान लो क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे तुम, ठीक है। तो ये जब करोगे ना दिखेगा तुम्हें कि हाँ इस तरह से है चीजें, तब सही होंगी, ठीक। अब देखिए मान लीजिए आपका ये हो गया, अब उसके बाद भी लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा बहुत कुछ खाली टाइम है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, प्रोडक्टिव कुछ करना चाहता हूँ, तो भाई क्या करिए आप कुछ भी रीड कर डालिए। जैसे नॉवेल वगैरह ले लीजिए, आप जो भी आपको अच्छा लगती हो नॉवेल ले लो, या आप कुछ और पढ़ना चाहते हो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ना चाहते हो भाई पढ़ लो, कोई मना नहीं है। इसके लिए कोई टाइम डिसाइड मत करो कि 1 घंटा पढ़ूंगा, आधा घंटा, जितना भी मन करे, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा इतना पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इस पर, क्योंकि GA भी थोड़ा बहुत करना है आपको, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश के लिए, ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना। अब एडिटोरियल पढ़ना कंपलसरी है, मॉर्निंग शो देखना कंपलसरी नहीं, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा रखना जरूरी है नहीं, रीडिंग स्किल अच्छा करिए, जो वोकैबुलरी नहीं लगती है उसकी मीनिंग देखिए, बस खत्म। वो बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, तो थोड़ी बहुत वोकैबुलरी अगर आप रखनी हो रट लो, 1 आध 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 तक जाना, उससे ज्यादा मत जाना, रट ही नहीं पाओगे आप, जिससे कि रिटेन ही नहीं कर पाओगे। तो वोकैबुलरी बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ रहे हो अगर कोई मीनिंग मान लो आ गई, मान लो क्रेसेंडो एक वर्ड आ गया कहीं पर, तो मान लो आ गया तो उसका देख लो डिक्शनरी में मतलब क्या है, ठीक है। मतलब समझ लिए, ऑनलाइन आपके पास मोबाइल में है, मान लो ऑक्सफोर्ड में नहीं कर देखना चाहते हो तो मोबाइल में तो है ना भाई, देख लो गूगल पे देख लो डायरेक्टली, देखने के बाद से उसको पढ़ो फिर, ठीक है। रीड करोगे इस तरह से करोगे तो इससे आपको बार बार वर्ड कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि रिपीट होते हैं आपके वर्ड्स, तो आपको दिमाग में जहन में बैठता जाएगा। ईमानदारी से खुद से पूछना कितने वोकैबुलरी आज तक रटे हो जो तुम्हें याद है, मैक्सिमम तुमने सुन सुन के याद किया हुआ है। ये चीज समझ रहे हो ना मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगला बात कर लेते हैं हम लोग GA की, ठीक है दोस्तों। देखो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, और पहली बार मैं बताना चाहूंगा कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, रिसोर्सेस नहीं बताऊंगा। रिसोर्सेस आप अपना जो भी रहेगा कमेंट कीजिएगा, अगर मुझे लगेगा कि उसमें कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है तो जरूर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। रिसोर्सेस में देखो बहुत सारी रिसोर्सेस हैं भाई, मैं मान लो मैंने 2 रिसोर्सेस बता दिए एग्जाम्पल के फॉर्म में, 2 रिसोर्सेस बता दिए, तो आप मान लो किसी और रिसोर्स किसी और जगह से पढ़ रहे होगे तो आप स्विच करोगे तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास अराउंड 40 दिन या 38 दिन बचे हुए हैं, तो इनमें स्विच करना ठीक नहीं है। आप जहां से भी पढ़ रहे हो अगर आपको रिलायबल लग रहा है वहां से स्कोर मेरे अच्छे हो रहे हैं मॉक में, या मेरे नंबर अच्छे आ सकते हैं, मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं क्विजेस में, या कहीं भी मॉक कर रहा है, कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं क्विजेस करंट में कर रहा हूँ किसी भी ग्रुप में, तो वो मेरे हो रहे हैं, देन गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो GA की अहमियत समझो, GA के पावर समझो, ठीक है। 4 सेक्शन है आपके, देखो एक GA है, SBI क्लर्क मेंस की बात कर रहा हूं भाई, सारे एग्जाम में लगभग ऐसे ही होता है, एक क्वांट है, ठीक है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, यही तो आने वाली है ना, इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं ना। अब मान लो एग्जांपल GA को भी छोड़ता हूं मैं, क्वांट आपकी मान लो थोड़ी वीक है, आपने 10 या 15 नंबर स्कोर खाली क्वांट में किया 50 में से, ठीक है भाई,
10 या 15। रीजनिंग मान लो थोड़ी सी एवरेज है या थोड़ी सी अच्छी है तो आपने 20 नंबर स्कोर कर दिया, या इसमें भी खाली क्या किया 15 नंबर स्कोर किया 60 में से। इंग्लिश आपकी थोड़ी सी बेकार टाइप की है, इसमें भी 10 से 15 स्कोर किया। तो अराउंड अगर आपने खाली इन 3 सेक्शन को मिला के मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आपने 50 से 60 स्कोर ही खाली किया हुआ है 3 सेक्शन का, उसके बाद बचता है 150 नंबर, एक तरह से बचता है जीएच 50 नंबर का, और यहां पर आपने अगर 30 से 35 खाली स्कोर कर दिया, हो गए आपके अराउंड 90 नंबर। मैक्सिमम स्टेट की कट ऑफ इससे ज्यादा जाती ही नहीं, अगर जाती है पेपर बहुत आसान है तो यहां पर आपके ये जो स्कोर रहेंगे ये इंक्रीज होंगे इन 3 सेक्शन में। समझ में आ गया? जीए के पावर देख लिया आपने, तो इसी वजह से कहा जाता है जीए को मेहनत से पढ़िए, प्रीलिम्स शुरू करने से पहले से ही जीए पढ़ना शुरू करो। जिस दिन तुम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए शुरू करते हो, उसी दिन से ही जीए कंप्यूटर अगर तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं, पढ़ना शुरू कर दो। लोगों से एडवांटेज मिलेगा, लोगों से आगे मिलेगा, मुफ्त में चीजें, नंबर मिलेंगी आपको। ठीक है, हमारे मोदी जी का डायलॉग, ठीक है, याद है? ये बहुत बेस्ट डायलॉग है, समझ में है ना? मुफ्त में चीजें मिल जाएंगी अगर आप शुरू से ही चीजें करोगे। तो ये मुफ्त में पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना? खाली मैंने 50 नंबर में से 30-35 का बोला हुआ है, अराउंड कितना है? यहां से तुम परसेंटेज निकालोगे, 60% या 70% नंबर खाली जीए में लाने के लिए बोल रहा हूं। लोग तो 40 प्लस लेके आते हैं, 45 लेके आते हैं 50 में से, समझ में रहे हो ना? वहां यहां पर इनके स्कोर बहुत कम रहते हैं, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तुम्हारे एसबीआई में। तो ये चीज समझ रहे हो ना कि क्यों जरूरी है करना? जीए इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी? अभी भी आपके पास अराउंड 38 से लेके 40 डेज अराउंड आपके पास बचे हुए हैं। अगर 25 अगस्त को एग्जाम होती है तब भी आपके पास टाइम है, यू कैन डू, आप कर सकते हो। बस अराउंड आपको 1 से 1.5 या 2 घंटे मिनिमम आपको डेली बेसिस पे जीए के लिए लगनी पड़ेगी। अगर आपने जीए अभी तक नहीं पढ़ा तो भाई आपको 3 घंटे अराउंड देने पड़ेंगे डेली बेसिस पे। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझ गए बहुत अच्छी बात है। अगर 25 अगस्त को आपका मेंस होता है, चलो यहां लिख देता हूं 25 अगस्त, उसके बाद बचता है जुलाई, ठीक है मेरे भाई, जून, मई, अप्रैल, उसके बाद से आपके पास है मार्च, ये मंथ, इतने मैं लिख रहा हूं खाली, ठीक है। 25 अगस्त को अगर एग्जाम होता है, आपको 20 अगस्त तक का जीए कंप्लीट करना है, समझ गए? ये रीजन अपना ये आना चाहिए। अब मिनिमम मार्च तक का, मार्च से लेके 20 अगस्त तक आपके जीए बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप क्या करोगे, कैसे करोगे, समझो। सोर्सेस 2 फॉलो करके, बहुत सारे सोर्सेस हैं। स्टडी आईक्यू बहुत लोग करते हैं, उसके साथ स्टडी आईक्यू करने के साथ साथ अफेयर्स क्लाउड करते हो, गुड, कर सकते हो, बहुत अच्छा सोर्स है। कई लोग आशीष गौतम सर को करते हैं, कई लोग अड्डा को फॉलो करते हैं, कई लोग इसको इसको पता नहीं किसको करते हो। अगर आप सोर्सेस में नहीं बता रहा हूं भाई, फालतू में कंफ्यूज करने का मेरा इरादा नहीं है। अगर आप सोर्सेस आपको लगता है सही है, उससे मेरे मार्क्स फेच हो रहे हैं, मेरे नॉलेज गेन हो रही है, मास्टर बनने की कोशिश मत करना। आपको पढ़ाना नहीं है, एक एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम निकालने के लिए आपको सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छा करना है, मास्टर नहीं बनना है, मास्टर्स डिग्री नहीं लेनी उसमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी 2 सोर्स फॉलो करेंगे। और कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हो, ख्याल से वीडियो देखोगे सब समझ में आ जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन सब में कंफ्यूज रहते हो। ये देखो, ये कॉमन सा, इतनी बार मैंने बताया, बैंकिंग अवेयरनेस से तुम्हारे वही क्वेश्चन आएंगे जो करंट न्यूज में रहेंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा तुमसे। अगर कुछ भी कोई भी बैंक ही तुम्हारे उसमें है न्यूज में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने नहीं है तो आने हैं। जैसे तुम बहुत बार पीडीएफ सर्कुलेट होते देखते होगे, या लंबे लंबे मैसेज लिखे हुए टेलीग्राम पर या फेसबुक पर सर्कुलेट होते देखते होगे कि एसबीआई इन न्यूज, बैंक ऑफ बड़ौदा इन न्यूज, आरबीआई इन न्यूज। भाई उसको पढ़ो, पढ़ो, वही तुम्हारा बैंकिंग अवेयरनेस है। तुमसे कोई बेसल नॉर्म नहीं पूछेगा, अगर कोई एक्टिविटी नहीं हुई नहीं पूछेगा तुमसे, समझ में आया ना? अगर पूछ ले तो रैंडम क्वेश्चन है, छोड़ दो उसको। 60 से 70% स्कोर करने का बोल रहा हूं मैं ना, या 80% कर लो, 40 नंबर तुम्हें अगर स्कोर करने, समझ में आया? तो ये तुम्हारे बैंकिंग अवेयरनेस के लिए अलग से नहीं कि हम बैठ के कर रहे हैं, इंटरव्यू नहीं है इसमें कि बैठ के तुम्हें बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना ही है तो सब कुछ। स्टैटिक वही ले आएगा तुम्हारा जो न्यूज में है, फिर से समझो। फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन वही तुम्हारे आएंगे जो न्यूज में है। फालतू तुम्हारे भ्रांति फैला दिया लोगों ने, बैंकिंग अलग से पढ़ो, स्टैटिक अलग से पढ़ो, फाइनेंशियल। भाई तुम्हारे न्यूज में अगर है तभी ये चीजें आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। इसी बेस कहा जाता है जो करंट है, जो लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर करते हैं उनका ये ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाता है, जो एग्जाम में लगभग आता है। आपको मास्टर नहीं बनना है, मैंने अभी क्या बताया, मास्टर नहीं बनना है, आपको सब कुछ नहीं कर लेना है, ठीक है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं। नहीं तो आप खाली जीए करके अगर सब्जेक्ट में 10-5 नंबर भी लेके आए तीनों में, तब फेल हो जाओगे ना। समझ में आ रहा है ना? आपको मास्टर नहीं बनना है, चीजों को सही करना है। ये मैंने लिख दिया भाई, इतना मिनिमम, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना तो होना ही होना चाहिए आपका। 4.5 महीने या लगभग 5 महीने आपके होने चाहिए, क्योंकि इतने दिन में तो इतना मिनिमम कंप्लीट कोई भी एवरेज स्टूडेंट भी कर लेगा। अगर आपके पास इसके बाद भी टाइम है, देन फेब भी आप कंप्लीट करोगे एंड जैन भी करोगे, ठीक है। आप कैसे करोगे समझ लो। 20 अगस्त, अगस्त जो 20 दिन है और जो जुलाई का 31 डेज है, मतलब ये 51 दिन का आप कुछ भी करके
जुलाई बीत रहा है लगभग, ये जुलाई प्लस 20 अगस्त तक का डेली बेसिस पे आपका ये दोनों महीने का क्या होना चाहिए, यहां लिख रहा हूं भाई, डेली वाला कंप्लीट होना चाहिए, डेली बेसिस पे अफेयर्स क्लाउड जहां भी पढ़ते हो डेली वाला कंप्लीट होना चाहिए विथ अच्छे से रिवीजन के साथ। नोट्स बनाना है बनाओ, आपके ऊपर है, मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा मल्टीपल रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना। मल्टीपल रिवीजन अगर तुम्हारे पास रहेगा तुम रिकॉल ज्यादा कर पाओगे, रिमेंबर इट। अगर तुम्हें लगता है नोट्स बना के मैं रिकॉल जल्दी कर लेता हूं, बनाओ, मैं नहीं कुछ कहूंगा, टाइम तुम्हारे लैप्स ज्यादा होंगे। मल्टीपल रिवीजन बेस्ट होता है, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट तुम्हें होगा, उतना अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। क्विज़ेस में ज्यादा पार्टिसिपेट करो, नहीं करोगे कोई फायदा नहीं, पढ़ते जा रहे हो पीछे भूलता जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। ये तुम्हें जो बचे हुए 20 अगस्त से लेके जुलाई तक का है, मतलब 51 दिन 51 डेज का तुम्हें डेली बेसिस पे करना है, और तुम्हें यहीं से करीब 40% क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में तुम्हें। ठीक है, ख्याल से करना भाई, अच्छे से करोगे बहुत अच्छा कर ले जाओगे। अब बचता है जून, मई, अप्रैल और मार्च, ये 4 महीने बच रहे हैं आपके पास। ठीक है, 4 महीने बच रहे हैं मेरे भाई। और जो फेब लिखा है मैंने, ये जैन लिखा है, ये उनके लिए जो रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करना चाहे तो कर लो, नहीं टाइम मिला है छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन दोनों मंथ से मिला के 4-5 क्वेश्चन भी मान लो आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको 40 क्वेश्चन अराउंड अगर आपने कर लिया, उनमें से मान लो सिली मिस्टेक भी 3-4 में कर दिया, 35 भी सही हो गया, आपने कर दिया 60% प्लस स्कोर, हो गया सिलेक्शन। पीछे समझाया ना मैंने यहाँ पर कि अगर आपने यहाँ पर इन 3 सेक्शन से 50 से 60 भी स्कोर कर दिया, और इसमें 30 से 35 ही खाली, कम से कम 30 अराउंड भी स्कोर कर दिया, हो गया सिलेक्शन भाई साहब। समझ रहे हैं ना। तो आपको मास्टर साहब नहीं बनना है, आपको खाली समझना है। ये 2 मंथ अगर आपसे नहीं हो पाएंगे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बचे हुए 4 महीने हैं, 2 महीना समझा दिया मैंने, ये बचे हुए जो 4 महीने हैं इनका वीकली बेसिस पे करोगे। जो 4 ही वीक होते हैं ना, जून हो गया, इसमें 4 हफ्ते होंगे, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता और एक हो गया चौथा हफ्ता। तो इसको वीकली बेसिस पे करोगे, जहां से भी पढ़ना हो, अफेयर्स क्लाउड से पढ़ना पढ़ लो। आप जैसे कई लोग बोलोगे स्टडी है कि क्या खाली 300 वाला रिवीजन कर लें, भाई वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, तो तुमको थोड़ा पढ़ो, डिटेल वाला पढ़ो। लाइक अफेयर्स क्लाउड जैसा होता है ना, डिटेल थोड़ा, वीकली पीडीएफ जोन की आती है, वो पढ़ने की कोशिश करो। अब कहोगे इतना पेजेस कौन पढ़ेगा, भाई तुम फिल्टर करना समझो। मान लो एग्जाम्पल के फॉर्म में 30 पेजेस हैं, 30 पेजेस तुम्हें पूरे नहीं पढ़ने हैं, तुम यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, उनमें से अराउंड तुम्हें पढ़ने जो है 15 से 16 पेजेस मैक्सिमम पढ़ने हैं, और ये पढ़ने में जो में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मेहनत से पढ़ोगे जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो ये 1 वीक का तुम्हारा सिलेबस है, समझ में आया। तो ये इस हिसाब से करोगे, और टाइम लिमिट सेट करेंगे, ऐसे नहीं उठा लिया तो 4 दिन लगा दिया पढ़ने में ही। आप टाइम लिमिट सेट करेंगे, जिस भी दिन करना हो, कि 1 वीक लिया मैंने तो उसको 1 या 2 दिन में मैं मैक्सिमम खत्म कर दूंगा या खत्म कर दूंगी। दूसरे वीक का भी ऐसे ही रखो, 1 या 2 दिन में, प्लस उसका रिवीजन के लिए भी टाइम रखो आप। समझ में आया। सेम ऐसे आपका मई में ही करना है, अप्रैल में भी करना है, और आपके मार्च में भी करना है। फिर से एक बार थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। 20 अगस्त से लेके 31 जुलाई तक का, मतलब सॉरी 1 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक का ये वाली जो मंथ है, ये 51 दिन आपको डेली बेसिस वाला करना है, कहीं से भी करते हो, प्लस मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना है। अभी थोड़ा सा और आगे समझाऊंगा, वीडियो अच्छे से देखना। ठीक है, अब यहां से देखो, जून जो आपका मंथ है, जून से लेके मार्च तक का, ठीक है, जून से लेके मार्च तक का, जून, मई, अप्रैल, मार्च, ठीक है, ये आपका है 4 महीने, ये आपके जो है 4 मंथ। इसमें क्या करना है, वीकली बेसिस का करना है, वीकली बेसिस का। 1 महीने में 4 वीक होते हैं, तो 4 महीने में कितने वीक आपके हो गए, 4 × 4 16 वीक। अगर एक वीक को आप क्या करते हो, 1 या 2 दिन मान लो देते हो, तब भी आपके 32 दिन, लगभग 1 मंथ में ये 4 महीने बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे विथ रिवीजन। और डेली वाला तो आप कर ही रहे हो। तो ये करने में आपको डेली बेसिस पे, अगर आप बहुत ज्यादा स्लो लर्नर हो भाई, धीरे धीरे सीखते हो, तो कम से कम 2 से 3 घंटे तो डेली बेसिस पे आपको जीए के लिए देने पड़ेंगे। अगर आप कहोगे मैं नहीं दे सकता, तो उनको नौकरी नहीं मिलने वाली। समझ में आया। तो इतना तो टाइम आपको देना है, तो देना है कुछ भी करके। समझ में आ रहा ना मेरी बात। तो ये तो आपको करना है भाई, इतना करिए। आप जिस सोर्स से भी करते हो प्लीज कमेंट करना, मैंने बोला है सोर्स को कमेंट करने के लिए। ठीक है, आप किस तरह से पढ़ेंगे थोड़ा सा शेड्यूल समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हल्का समझ लीजिए, थोड़ा सा ही बताऊंगा, जरा जीए का बता रहा हूँ बस। मान लो क्वांट रीजनिंग वगैरह मेंस का मॉक भी देना रहेगा, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। एक ही बार में नहीं पढ़ोगे कि आपने जीए उठा लिया, आप 2 से 3 घंटा में जीए ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, बेवकूफ वाला डिसीजन है ये। डिवाइड करके पढ़ो, 3-4 बार पूरे 24 घंटे में जीए के लिए टाइम रख लो। पहला क्या, डेली पढ़ने वाला, डेली पढ़ने वाला प्लस डेली वाला रिवीजन वाला, ये एक टाइम पर रखो। ये आधा घंटा 30-40 मिनट रखो इसके लिए। समझ में, अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लेना, मैंने एग्जांपल रख दिया। उसके बाद से वीकली जो आपका रीड करने वाला रहता है उसको रखो सेकंड पोजीशन पर, मतलब थोड़ा अंतराल के बाद, बीच में मान लो क्वांट कर लिया, रीजनिंग कर लिया या मॉक दे लिया, ऐसा दूसरा वाला। वीकली रिवीजन के लिए, इसके लिए भी अराउंड 1 घंटा रखो। 1 घंटा पढ़ने में ही बोर हो जाओगे तुम। ठीक है, ये पढ़ो, अराउंड 1 घंटा पढ़ो।
प्लस रिवीजन उसके बाद थोड़ा सा करना, थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर। इस तरह से करोगे तो बेनिफिट होगा। एक ही बार में अगर GA 2 से 3 घंटा पढ़ जाओगे वो बेवकूफी वाला रहेगा, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, बस नाम के लिए तुम 2 से 3 घंटा पढ़े हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ब्रेक करके पढ़िएगा, एक ही बार में मत पढ़िएगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ब्रेक रहे, आपके दिमाग में जो चीजें हैं और रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उसके लिए क्विजेस, सेक्शनल टेस्ट, अड्डा का मॉक में देखोगे, हर जगह मॉक में आपके जो आपके ये रहते हैं 10 से 15 दिन वीकली टाइप के आपके क्विजेस दिए रहते हैं, उसको भी करो। और भी जगह से क्विजेस ढूंढो, टेलीग्राम पर क्विजेस करो, जितने भी जहां पर रिवीजन सीरीज चल रही हो करो इसको। क्विजेस करोगे, रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी एबिलिटी वहां पर दिखेगी। समझ में आया? ये जरूरी है करना। और एक चीज मैं बोलूंगा फिर से, सोर्सेज जो भी फॉलो करते हैं आप उसको नीचे कमेंट करेंगे। अगर मुझे लगेगा ये सोर्स अच्छा नहीं है, एग्जाम में इस सोर्स से ज्यादा आपके नहीं आते हैं क्वेश्चन अच्छे खासे, तो मैं उसको जरूर रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। वैसे आप लोग अच्छे सोर्स से ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको संदेह हो अपने सोर्स पर, प्लीज कमेंट करिएगा विथ आपके मॉक के मार्क्स और क्विजेस के मार्क्स, जरूर से कमेंट करिएगा, ठीक है। होपफुली सारी बातें समझ में आई होंगी, जो समझाने की कोशिश किया सब समझ में आया होगा। तो मेरे भाई फिर से मैं बोलूंगा, लास्टली बोलूंगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश से अगर 10 से 15 नंबर आप स्कोर क्वांट में मान लो कर रहे हो, वीक है, एवरेज है या बिलो एवरेज है, रीजनिंग में भी आप मान लो 60 में से 10 से 15 स्कोर कर रहे हो, इंग्लिश में भी 10 से 15 स्कोर कर रहे हो, इन तीनों सेक्शन से मिला के अगर 50 से 60 भी स्कोर करते हो और 30 से 35 नंबर आप GA में, अराउंड 40 नंबर GA में स्कोर कर देते हो, आराम से क्लियर कर ले जाओगे SBI क्लर्क मेंस। समझ में आ रहा है मेरी बात ना? अगर कहीं इनमें से कोई भी एक सेक्शन थोड़ा सा भी आसान हो गया तो बोनस हो जाएगा नंबर आपका। बोनस नंबर मतलब जो कट ऑफ मान लो 89 जा रही है, नंबर आपके 105 आए, बोनस नंबर यहाँ से मिला। समझे? जब आपका GA प्रिपेयर रहेगा ये सेक्शन भी ऑटोमेटिक अच्छे खासे होंगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। समझ में आया? किसी भी तरह का डाउट हो प्लीज कमेंट करिएगा। सोर्सेस कमेंट करना मत भूलना। सोर्सेस मैंने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? इतने ज्यादा सोर्सेस हैं कि आप कंफ्यूज जाओगे, और मैं नहीं चाहता सोर्सेस से आप स्विच करोगे दिक्कत कर जाएगा। मान लो आप स्टडी IQ पढ़ते हो अभी, प्लस अफेयर्स क्लाउड पढ़ते हो, गुड, बहुत अच्छा सोर्स है। मान लो ये पढ़ रहे हो, मान लो मैं बोलता तो नहीं इसी सोर्स से ही तुम्हें कंप्लीट करना है, तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो कोई सर आशीष गौतम सर से पढ़ रहे हो और स्टडी IQ से पढ़ रहे हो, भाई क्यों? जरूर वो भी अच्छा सोर्स है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जिससे पढ़ रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, सबसे बेस्ट सोर्स वही है, नंबर आ रहे हैं, द बेस्ट सोर्स है वही, ठीक है। जरूर कमेंट कीजिएगा किसी भी तरह का डाउट होगा। एक बात मैं फिर से बोलूंगा, अपनों के लिए, अपने सपनों के लिए मुझे और आपको मेहनत करना है। अपनों के लिए, अपने सपनों के लिए मुझे और आपको मेहनत करना है। मुसीबत चाहे कितनी भी आए, मुझे और आपको डट कर सामना करना है। तो भागना नहीं है, भाग नहीं सकते, फाइट करना है। यू हैव टू फाइट थ्रू सम बैड डेज टू अर्न द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। आपको लड़ना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते हो मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, आप चलिए एक चीज बता देता हूं आपको फाइनल वर्ड से पहले भाई, कि आप डेली शेड्यूल कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। एग्जांपल के फॉर्म में, अब मॉर्निंग में 4:30, कोई जरूरी नहीं है 4:30 भाई, मैंने एग्जांपल दिया है। 4:30 उठते हो सुबह में, ठीक है। आप मान लो नहीं उठना चाहते तुम 8 बजे उठो भाई, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने हिसाब से शेड्यूल कर लो। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। कंपल्सरी नहीं कि 4:30 बजे उठने वाले का ही सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है, बस एग्जांपल है। 4:30 बजे उठा तो मैं 30 मिनट अपने आप को दो, थोड़ा फ्रेश वगैरह अपने आप को करो, दिमाग शांत करो। 5 बजे से लेकर 3 घंटे का स्लॉट बनाओ, 5 से लेकर 8 तक 3 घंटे का स्लॉट होना चाहिए। इसमें आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट रखिए जो आपको अच्छा लगता हो पढ़ना, जो आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एक तरह से हो। एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों की क्या रहती है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रहती है, तो रीजनिंग को रखिए, और रीजनिंग को जैसा मैंने बताया इसको पढ़िए। 8 से अपने आप को, अगर आप खाना बनाते हो खुद से, तो 8 से 10:30 तक अपने आप को टाइम दो, खाना बनाने, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी रहे आपका। दोपहर का भी खाना मैं कहूंगा इस हिसाब में बना लो, ये कर लो इतने में, और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो। फिर उसके बाद से 10:30 से इतना ब्रेक रहना चाहिए आपका खाना वगैरह बनाने का, ठीक है। मान लो भाई घर से दूर रहते हो, हॉस्टल में या खुद से खाना बनाते हो, तो ये टाइम आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इतना टाइम तो आपको कम से कम मिलना चाहिए आपको, जो भी ब्रेकफास्ट और खाना वगैरह बनाना है, ठीक है। इतना बना लिया आपने। अपना टाइम अगेन रखना है 10:30 से लेकर 3 घंटे का अगेन स्लॉट रखना है आपको, 1 से 1:30 बजे तक, ठीक है, 1:30 बजे तक। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें अपना ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। मान लो आपने रीजनिंग कर लिया, ठीक है, तो रीजनिंग के बाद बचता है क्वांट या इंग्लिश। तो आप मान लो क्वांट करना चाहते हो तो क्वांट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्वांट कर लिया आपने, ठीक है। क्वांट इसमें पूरा कर लिया अच्छे से। क्वांट करने के बाद से क्या करना है आपको, इसके बाद से यहाँ पर आपको अगेन 1.5 घंटे का आपको अपने आप को ब्रेक देना है। उसमें थोड़ा रेस्ट करना है, अपना लंच करना है, ठीक है। तो मतलब आपका 1 से 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक का क्या करना है, अपने आपको ब्रेक देना है। ये अगेन सेकंड ब्रेक आपको देना है। इसमें आपको क्या करना है, अपना लंच वगैरह करना, थोड़ा आराम करना है, ठीक है, सो वगैरह भी लेना है। अब तीसरा आपका स्लॉट बनना चाहिए 3 से लेके 6 बजे तक।
इसमें क्या करना है, आपका जो तीसरा सेक्शन मेजर सेक्शन है इंग्लिश, इसको देना है, ठीक है। और जितना भी ये रहेगा ना, पिछली बार भी मैंने बोला था कि हर 1 घंटे या 50 मिनट या 45 मिनट या 55 मिनट पर अपने अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक देना है, मैक्सिमम 5 मिनट का ब्रेक देना है। और इसमें क्या करना है, खाली बैठे नहीं रहना कुर्सी पर, जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो वहां से उठना है और टहल के आना है 4-5 मिनट इधर उधर, ताकि आपका फोकस जो रहे, आपका दिमाग जो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, वो और अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और अच्छी चीजों को ग्रैब कर सके, ठीक है। क्योंकि माइंड है ना भाई, वो बाउंसर चला जाएगा। तो आपको 5 मिनट देना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा टाइम ब्रेक मत देना, नहीं तो कोई फायदा नहीं रहेगा, सारी कंसिस्टेंसी इधर की उधर चली जाएगी। कोई फालतू इंसान काम में नहीं आएगा, किसी का भी कॉल वॉल आ जाए रख दो भाई, फ्री होंगे कॉल पे बात करेंगे, इस टाइम पे कॉल पर बात करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं बैठ के बात करने लग गए, ठीक है, बोल देना कि मुझे पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो कोई काम में नहीं आएगा। तो 6 बजे तक आपका इंग्लिश हो गया। तो मेजर जो सब्जेक्ट 3 है, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ये 6 बजे तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे आराम से, लगभग 8 से 9 घंटे की पढ़ाई आपकी इसमें हो जाएगी। अब क्या करना है, 6 बजे के बाद से आपको थोड़ा सा ब्रेक देना है अपने आप को, 6 से लेके, अब थोड़ा घूम लो भाई, 6 से लेके एक तीसरा ब्रेक आपको देना है, 6 से लेके 6:30 तक का, ये आधे घंटे आपको अगेन ब्रेक देना है और थोड़ा घूमना उना है जाके बाहर, ताकि आपका दिमाग जो थोड़ा बोर हुआ है पढ़ के या क्वांट रीजनिंग थोड़ा बहुत बोझिल टाइप का हो गया, वो खत्म हो जाए। अब 6:30 से लेके आपको क्या करना है, अपना जो डिनर है ना, वो खुद मान लो बनाती हो तो बनाना है, नहीं बनाते हो तो और अच्छी बात है, तो ब्रेक और आराम करना भाई। तो 6:30 से लेके 8:30 तक आप क्या करो, अपना जो भी ये डिनर का टाइमिंग है ना, इसको बना डालो इसी में, ठीक है, बना लो। और डिनर वगैरह अभी मत करना, अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लग गई हो भाई तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8:30 पे हो जाएगा, अराउंड 2 घंटे में तो आराम से बना लोगे, और खाना होगा तो खा भी लोगे। अब इसके बाद से 8:30 से लेके आप अराउंड क्या करो, जो आपके पास 9:30 रहता है ना, ये जीए का पोर्शन रख लो, जीए पढ़ने का। तो 9:30 तक आपका जीए भी आराम से हो जाएगा। अब बच्चे का टाइम आपका 9:30 से, तो 9:30 पे आराम से क्या करो, थोड़ा उठो, टहले वगैरह 30 मिनट तक, 30 मिनट टहलो। अगर आपको अब इसके बाद टाइम मन कर रहा है थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, तो 10 बज जाएंगे, 10 से लेके 11 तक आकर को, या 10 से जो भी 10, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आपको जो मैंने बोला था नॉवेल के लिए ना, या एडिटोरियल के लिए कुछ भी, तो 10 से लेके 10:30 या 11 तक जो भी, जब जितना भी मन करे पढ़ डालो। फिर 11 बजेगा, 11 बजे आप सो भी सकते हो, या आपको कुछ सोशल साइट वगैरह थोड़ा बहुत यूज़ करने कर भी सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कुछ मत यूज़ करना भाई, डेडिकेट करो अपने आप को 50 से लेके 60 दिन तक, मेंस बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लोगे। तो इस तरह से करने की कोशिश करो। ये मैंने एक प्रोफार्मा बताया है, आपको जैसा भी समझ में आए आप अपने हिसाब से मॉडल करके इसको समझ सकते हो। तो होपफुली सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लगभग सब कुछ बताने की कोशिश किया है। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए भाई। याद रखना, आपके अलावा ना कोई आपके हालात बदल नहीं सकता, आपके अलावा कोई भी आके पढ़ नहीं सकता। आप ये अगर सोचोगे कि हमारे हिस्से की पढ़ाई कोई और कर दे, जॉब हमें मिल जाए, तो नहीं हो सकता भाई। अपने हिस्से की पढ़ाई हर किसी को अपना है, खुद ही करना है, ठीक है। किसी को फालतू के टॉन्ट मार के अगर आप ये सोचोगे अरे उसका तो ऐसे ही हो गया, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। तुम यही जिंदगी और बोलते रह जाओगे अगर इस तरह के इंसान हो, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए अपने अंदर, ठीक है। और गलतियां जो भी फ्यूचर पास्ट में हुई है उनको फ्यूचर में रिपीट नहीं करना है, फिर से चीज़ों को अच्छा करने फोकस करना है, ठीक है। वीडियो तो दे दिया है, देखते हैं कितने लोग फॉलो करते हो भाई, कितने लोग क्या करते हो, किस तरह से करते हो, वो आपको आपका रिजल्ट बताएगा, ठीक है। ईमानदारी से अगर करोगे चीज़ें ज़रूर आपको फायदा करेगी, ठीक है। जहाँ से जो भी कंटेंट मिले, जिस भी जगह से मिले पढ़ डालो, कोई किसी से दुश्मनी ही जरूरी नहीं होती, ठीक है, कि दुश्मनी से पढ़ेंगे नहीं ऐसा, ठीक है। होपफुली सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।